हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग सब घर में होंगे और सेफ़ होंगे। चलिए, आप लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी सब्लिमेशन टॉपिक के बारे में और हमने जाना था कि सब्लिमेशन होता क्या है। और आज का हमारा टॉपिक है इवापोरेशन। और जिस किसी ने भी सब्लिमेशन का वीडियो ना देखा हो वो प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इवापोरेशन के बारे में। तो इसमें इन्होंने बताया कि क्या हम स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं हीट और प्रेशर के दिए बिना। यहाँ पर देखिए लिखा भी है, डू वी ऑलवेज। हम एक क्वेश्चन को सोचेंगे और समझेंगे क्या ऐसा हो सकता है। डू वी ऑलवेज नीड, क्या हमें हमेशा जरूरत पड़ती है टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। क्या हमेशा हमें चेंज करना पड़ता है हीट और प्रेशर को जब हमें चेंज करना हो स्टेट ऑफ मैटर में। कैन यू quote some examples from everyday life where change of state from liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point। क्या हम कभी भी लिक्विड से वेपर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं विदाउट रीचिंग, जब तक हम टेम्परेचर को उसके बॉइलिंग पॉइंट तक ना ले जाएं। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है कि बिना बॉइलिंग पॉइंट के हमारा जो वाटर हो या लिक्विड हो वो वेपर की फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाए। ठीक है, उसका स्लोली चेंजेस इनटू वेपर। वेट क्लॉथ्स, इन्होंने एक एग्जांपल भी लिया है, वेट क्लॉथ्स ड्राई अप, व्हाट हैपन्स टू वाटर इज इन द अबव टू एग्जांपल्स। तो उन्होंने कहा है कि अगर जो हमारी वाटर है क्या धीमे धीमे एवापोरेट होता रहता है या वेपर की फॉर्म में चेंज होता रहता है जब। और दूसरा इन्होंने कहा है कि वी क्लॉथ्स ड्राई अप, व्हाट हैपन्स टू वाटर इन द अबव टू एग्जांपल्स। अगर जो गीले कपड़े हैं वो सूख जाते हैं तो क्या रीज़न है, किस रीज़न की वजह से जो हमारे वेट क्लॉथ्स होते हैं वो ड्राई हो जाते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये क्वेश्चन एक बना हमारा। एक तो बना कि व्हाट इज़ इवापोरेशन, ठीक, इसको हम लोग जानेंगे। दूसरा हम लोगों का क्या रीज़न है कि क्या रीज़न होगा जिसकी वजह से स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए क्या हीट और प्रेशर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, क्या हम उसकी चेंजिंग्स की वजह से ही स्टेट ऑफ मैटर की फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। तीसरा हमने कहा कि हम जो हमारे बाहर जो हम लोग कपड़े सूखने डाल देते हैं गीले, वो अपने आप ड्राई कैसे होने लगते हैं। तो चलिए इसको यहाँ पर समझते हैं कि क्या रीज़न्स हो सकते हैं इन सब की चीज़ों के पीछे। वी नो डैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर और आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। हम जानते हैं, जैसा कि हमने लास्ट क्लासेस के वीडियोस में भी देखा, कि ये तीनों स्टेट थी, मतलब सॉलिड थी, लिक्विड थी एंड गैस थी, तीनों में पार्टिकल्स प्रेजेंट थे और उनमें लगातार पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, जिस वजह से पार्टिकल्स हमारे लगातार मूव करते रहते थे। ठीक है, अब किसी में इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता था कि जिस वजह से वो मूव नहीं कर पाते थे, बट उनके पास एनर्जी होती है। ठीक है, अब जब उनके बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो वो मूव करना, आपने देखा था, फॉर्म को चेंज कर लेते थे और मूव करना शुरू कर देते थे। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। एट ए गिवन टेम्परेचर वी नो डैट पार्टिकल्स मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दी कि सॉलिड के बीच की कनेक्ट। अब ये एनर्जी डिपेंड करती है उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होगा तो एनर्जी जो पार्टिकल्स में होगी, लेकिन वो मूव नहीं कर पाते थे। इन केस ऑफ लिक्विड्स, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी। उन्होंने कहा कि जो लिक्विड में, मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग ले लें वाटर को, तो वाटर इज़ अ लिक्विड एज यू नो। ठीक है, अब उसकी जो सरफेस एरिया होगा या जो ऊपर वाली सरफेस होगी, मान लीजिए कि हमारे पास ये वाटर फिलअप है और तो इस सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, सरफेस हैविंग काइनेटिक हायर काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब इनका कहना है कि यहाँ पर जो उसके पार्टिकल्स होंगे उनमें हायर काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होगी।
जो कि क्या कर सकती है, इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन टू ऑफ अदर पार्टिकल्स, और इतनी ज़्यादा होती है जिस वजह से जो उसके पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन था वो ख़त्म हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर, और वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। मीन्स एक बार समझते हैं क्या क्या हुआ कि हमने लिया था एक वेसल या जार, ठीक है, मान लीजिए कि हमने ये वेसल लिया और उसमें यहाँ पर पूरा वाटर फिलअप कर दिया, ठीक। वाटर फिलअप करने के बाद अब हमने कहा कि भाई जो उसका सरफेस एरिया होता है, मीन्स ये वाला एरिया, ठीक है, ये उसका अपर रीजन होगा, तो ये जो एरिया होगा ये सरफेस एरिया होगा, सबसे ऊपर वाली सरफेस होगी, ठीक है। यहाँ तक हमारा वाटर फिलअप था, ठीक है, और ये हमारा सरफेस, ठीक, ये पूरे में। अब क्या होगा कि इनका कहना है कि उनके पार्टिकल्स के बीच, मतलब यहाँ पर भी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वापस में जुड़े हुए होंगे, लेकिन इनका कहना है कि उनमें इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है कि वो जो इनके बीच के बॉन्ड्स होते हैं या इनके बीच के अट्रैक्शन होता है उसे ब्रेक कर देती है, और ब्रेक करने के बाद ये जो पार्टिकल्स होंगे ये मूव करने लगते हैं, ठीक, और चेंज हो जाते हैं वेपर की फॉर्म में, मतलब वाटर जो होगा वो वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर, मतलब अभी तक आपने देखा था कि जब वाटर चेंज हो रहा था वेपर की फॉर्म में तो मुझे बॉयल कर, जब एक अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आया था तभी चेंज होना शुरू होता था, लेकिन इस प्रोसेस में ऐसा नहीं होता। इस प्रोसेस में क्या होगा, सरफेस वाला एरिया वेपर की फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाएगा, और विदाउट चेंजिंग हिज टेम्परेचर, मतलब एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर, ठीक है। और दैट प्रोसेस या दैट बॉइलिंग, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन, और इस बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग कहेंगे इवापोरेशन, जो कि किसी भी टेम्परेचर पर हो रहा है, और इसके लिए हमें किसी फिक्स्ड टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है। तो आपने देखा, और इसी वजह से एक एग्जांपल, जैसे आपने ऊपर जो क्वेश्चंस देखे थे, क्या रीज़न होगा कि हमारे गीले कपड़े सूख जाते हैं, तो इसका आंसर भी हमें मिलता है इवापोरेशन, ठीक है। तो अब दोनों में डिफरेंस समझ लिए होंगे। बॉइलिंग पॉइंट में हमें एक फिक्स टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती थी, जब हमारा जो वाटर होता था वो बॉयल होना शुरू होता था, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में से वाटर है वो जब चेंज होना शुरू होगा वेपर की फॉर्म में तो हमें 100 डिग्री टेम्परेचर देना पड़ता था। ये बात हो गई बॉइलिंग पॉइंट की। और इसमें एक चीज़ खास याद रखेंगे कि आप जब बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जब आप वाटर को बॉयल कर रहे थे वो पूरा वाटर बॉयल हो रहा था, ना कि कोई उसका सरफेस, ठीक है। तो पूरे वाटर को वो बॉयल कर रहा था उस 100 डिग्री टेम्परेचर पर, और वो चेंज हो रहा था वेपर में। लेकिन जब हम बात करेंगे कि भाई, हमने कहा कि अब हम बात करेंगे एवापोरेशन प्रोसेस के बारे में, तो हमने कहा कि हमने जो वाटर लिया उसकी सरफेस के ही बारे में बात करेंगे, मतलब ये फिनोमेना काम करेगा केवल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। और इसमें हम जब इस प्रोसेस में क्या होगा कि कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं चाहिए, किसी भी टेम्परेचर पर वो जो वाटर होगा वो वेपर की फॉर्म में फ्रिक्वेंटली लगातार चेंज होता रहता है, जिस वजह से आप एग्जाम्पल देख पा रहे थे, आपने एग्जाम्पल देखा कि जब हमारे वेट क्लॉथ्स थे वो कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली ड्राई हो जाते हैं। चलिए, क्या क्या रीज़न रहेंगे, फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे जो इवापोरेशन की प्रोसेस को, तो एक एक्टिविटी कर कर समझते हैं इसको क्या क्या हो सकता है। तो चलिए, पहले हम ले लेंगे, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 5 ml की टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब आपको फिगर पता है इस टाइप से होती है, अपने लैब में देखी भी होगी, और हम उसे ले लेंगे 5 ml तक। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश। अब हम लेने वाले हैं एक ओपन चाइना डिश में 5 ml ऑफ वाटर। ओके, सो वाटर बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है वाटर कैसा होता है, ठीक है। और चाइना डिश भी आपको पता है, ठीक है। इट नियर ए विंडो एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन, या किसी पंखे के नीचे रख दीजिए या खिड़की के किसी कॉर्नर पर। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन, 5 ml आपको लेना है वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड ए कप बोट। और एक आपको चाइना डिश में 5 ml वाटर लेना है जो कि आपको रख देना है
कप बोर्ड में या सेल्फ में इन योर क्लास, ठीक है, आपकी क्लास की सेल्फ में आप रख सकते हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पर दो चीज़ें ली है, एक टेस्ट ट्यूब में 5 ml जो कि आपने खिड़की के पास रखा, और एक चाइना डिश में 5 ml वाटर जो कि आपने रखा है कप बोर्ड में या सेल्फ में। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर, आप रूम टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर लीजिए। रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द एवापोरेशन प्रोसेस, ठीक है, इन द एबव केसेस। रिपीट द एबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन अ रेनी डे, आपको अलग अलग टाइम पर, रेनी डे पर, ठीक है, और एक समर में ले लीजिए, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइम पर आपको रिकॉर्ड करके ऑब्जर्व करते रहना है, ठीक है। व्हाट डू यू इन्फर, आपको इन्फॉर्मेशन क्या गेट होने वाली है इस सब चीज़ों से, अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड वेलोसिटी एंड एवापोरेशन, ठीक है। तो इफेक्ट आप देखेंगे, एक तो टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर का कोई इफेक्ट पड़ रहा है, क्या उसके सरफेस एरिया का कोई इफेक्ट पड़ रहा है, चाहे विंड वेलोसिटी का, कोई स्पीड का कोई इफेक्ट पड़ रहा है एवापोरेशन की प्रोसेस पर। तो ये चीज़ें ऑब्जर्व करने के लिए हमने एक्टिविटी की हुई है। चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ रहेगी, ठीक है। तो क्या आंसर्स मिलते हैं इसके। तो इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया आप जानते हो कि कभी भी आप जब कोई गीला कपड़ा होता है, ठीक है, उसे सुखाने के लिए जब आप डालते हो तो उसको फैला कर डालते हो, ना कि ऐसे ही डाल देते हैं, उसको फैला कर डाल देते हैं, मीन्स उसका जो सरफेस एरिया होगा उसको इंक्रीज़ कर देंगे। तो वी नो डैट एवापोरेशन इज़ अ सरफेस, आप यहाँ पर देख सकते हो, वी नो डैट एवापोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमिना। हाँ, आपने देखा था कि जो सरफेस पे ही काम कर रहा है एवापोरेशन की प्रोसेस। इट इफ़ द सरफेस एरिया इज़ इंक्रीज, जब हम सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देंगे तो द रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेस, तो जो हमारा रेट होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो मतलब अगर हमने सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर दिया, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर दिया तो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज़ हो जाएगा, रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गई बात। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या सरफेस एरिया को कोई इफ़ेक्ट पड़ता है तो आप कह सकते हैं जी हाँ बिल्कुल, जब हम सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे तो जो हमारा इवापोरेशन की प्रोसेस होगी वो और तेज़ गति से होने लगेगी। वाइल पुटिंग क्लॉथ्स फॉर ड्राइंग वी स्प्रेड देम आउट, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एग्जांपल्स भी वही आपको मैंने बताया था, वेट क्लॉथ का लेकर बता दिया गया है कि कपड़ों को सुखाने के लिए हम उसे पूरी तरीके से स्प्रेड कर कर डालते हैं। चलिए नेक्स्ट आप पॉइंट के बारे में बात करेंगे, एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर का कोई इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, with the increase of temperature more number of particles get enough kinetic energy to go into the vapor state। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि हम जो टेम्परेचर होता है उसका भी इफ़ेक्ट पड़ा। भाई हुआ क्या कि हमने जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करा तो काइनेटिक एनर्जी हो गई वो इंक्रीज़, और हमारे जो पार्टिकल्स होंगे वो होने लगे होंगे बहुत तेज़ी से मूव, और इसको कह देंगे, और जब मूव होने लगेंगे तो वो अपनी वेपर स्टेट में चेंज होने लगेंगे, और इस वजह से जो हमारा कह सकेंगे कि इवापोरेशन रेट होगा वो भी इंक्रीज़ हो गया होगा। आप नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारी आपको एक अलग अलग पॉइंट हैं जो आपको मतलब आप नोट डाउन कर लेना चाहिए समझने के लिए इवापोरेशन को। ये डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी, क्या ह्यूमिडिटी को डिक्रीज़ करके हम इवापोरेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो हमको पहले पता होना चाहिए कि भाई ह्यूमिडिटी होती क्या है। तो जो वाटर प्रेजेंट होती है ना वेपर की, जो वेपर में मतलब कह सकते हैं जो एयर में वाटर प्रेजेंट होता है ना, तो उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, आप देख पा रहे हो यहाँ पर डेफिनेशन भी दिखाई गई है। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर present in air. The air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature. Means जो हमारी एयर होती है वो एक डेफिनेट अमाउंट में वाटर वेपर को होल्ड कर सकती है एक टेम्परेचर पर। द एयर, सॉरी अब उल्टा हो गया था, एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड, मतलब जो एयर होती है वो होल्ड नहीं कर सकती मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट, एक अमाउंट से ज़्यादा। मैंने बताया कि मतलब वो बात सही थी कि भाई एक फिक्स्ड अमाउंट तक ही जो एयर होगी वो वाटर वेपर को अपने पास होल्ड कर सकती है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर बना कि
हमने हैवी टेम्परेचर दे दिया और होल्ड कर पाएगी। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई, अगर हम कहेंगे कि वाटर का जो एयर में वाटर थी उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी, तो द रेट ऑफ एवापोरेशन डिक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, इस पूरी प्रॉपर्टी में हमने देखा कि भाई जो ह्यूमिडिटी है उसकी वजह से भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है एवापोरेशन की प्रोसेस पर। इस प्रोसेस में जो ह्यूमिडिटी है जब इंक्रीज़ होगी तो हमारा एवापोरेशन रेट डिक्रीज़ हो जाएगा, जब डिक्रीज़ होगी ह्यूमिडिटी तो हमारा एवापोरेशन रेट हाई हो जाएगा। मतलब दोनों अपोजिट चीज़ें हुई। आप ऊपर ह्यूमिडिटी जब इंक्रीज़ हुई तो एवापोरेशन डिक्रीज़ हुआ, और जब एवापोरेशन डिक्रीज़ होगा, जब एवापोरेशन डिक्रीज़ होगा, जब एवापोरेशन डिक्रीज़ जब ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ होगी तब इवापोरेशन इंक्रीज़ होगा। तो ये बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। एन इंक्रीज़ इन विंड स्पीड। क्या विंड स्पीड का मतलब जो हवा की तेज़ गति है उस पर उसका भी प्रभाव पड़ता है? तो आप जानते हो कि आपको जब कपड़े धुले हुए डालते हो सूखने के लिए, तो वो जब हवा तेज़ अगर होती है तो हम देखते हैं कि जो हमारा वाटर होगा, मतलब जो कपड़े हमारे तेज़ी से सूख जाते हैं। तो उसके पीछे फिर वही चीज़ है। तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाना है यस, इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन ए विंडी डे। जैसा मैंने आपको अभी बताया, विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग्स। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूविंग अवे, जब हमारा वाटर वेपर सराउंडिंग्स में जो वाटर वेपर थी, जब हम स्पीड तेज़ कर देंगे वो जल्दी से वेपर में चेंज होने लगेगी। ठीक है, और जो स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी। तो मतलब अब इसमें क्या निकला, विंड, अगर विंड स्पीड इंक्रीज़ होगी तो इवापोरेशन और तेज़ी से हो जाएगा, जब हमारी विंड स्पीड कम होगी तो इवापोरेशन और धीमी गति से होगा। क्यों ऐसा हुआ कि जो हमारे पार्टिकल्स थे वाटर वेपर के वो मूव अवे हो जाते हैं विंड के साथ, जिससे जो हमारी सराउंडिंग है उसमें वाटर वेपर कम हो जाएगा या डिक्रीज़ हो जाएगा उसका अमाउंट, और इवापोरेशन स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं। कल हम जानते हैं हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग, कैसे इवापोरेशन जो प्रोसेस है ये कूलिंग प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं क्लास। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो या आपको हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो, कि आपको लगता है कि हाँ आपके सर आपको कुछ दे रहा है और आपको वीडियो पसंद आए, तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए, जिससे